हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि हम लोग यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे 2-3 महीने में। इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा मेन पोर्शंस कंप्लीट हो जाए, मेजर पोर्शन कंप्लीट हम कर लें बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिटी से। तो मैंने पहले बताया पॉलिटी, और हम मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर को भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी में स्टार्ट करते हैं। तो मेरा तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैं बता दूंगा। सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट सिलेबस का लाइन है, की वर्ड्स हैं उसके, वो हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान हमें पढ़ना है। तो उसका फ्रेमवर्क देखिएगा कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। एकदम से तो कोई चीज़ बन के तैयार हो नहीं जाती है। आप क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले दिन बेहतर नहीं लिखेंगे। आप 100वां जब क्वेश्चन लिखेंगे, किसी आंसर देंगे किसी क्वेश्चन का, तो इट्स बेटर देन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, उससे बहुत बेटर होगा वो। तो उसी तरीके से हम देखते हैं भारतीय संविधान की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। ये जो प्रोविजंस हैं एकदम से तो नहीं आए होंगे, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखनी है, हमारा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है अपने संविधान का। हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के बारे में सबसे पहले किसने बताया, इसके कौन कौन सदस्य थे, क्या प्रक्रियाएँ हुई, ठीक है, कौन कौन सी कमेटीज़ थी इसमें, इन्होंने संविधान का निर्माण किया, कब संविधान बनके तैयार हुआ, कब लागू हुआ, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं हैं कि हमारा संविधान कैसा है। संप्रभुत्व लोक तांत्रिक गणतंत्र हमारा संविधान में एक विशेषता है। एक उसके समाजवादी, बंध निरपेक्ष, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, ये सब हमारे संविधान की क्या है, विशेषताएं हैं। इनको हम 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्मेट जो गवर्नमेंट का होता है, वो भी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। उसके अलावा जो भारतीय संविधान में अभी तक कौन कौन से संशोधन हुए हैं, पहले संशोधन से लेकर अभी लेटेस्ट जो संशोधन हुआ है, वहाँ तक हम देखेंगे चीज़ों को। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक केशवानंद भारती जो बाद है, जहाँ भारतीय संविधान 1976 में जो बदला गया, ये सब संशोधन है। 42वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं, महत्वपूर्ण प्रावधानों को, जैसे डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स है, नागरिकता के प्रावधान है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक बुनियादी संरचना का, बेसिक स्ट्रक्चर का, केशवानंद भारती केस पूरा हम समझेंगे उसको, कैसे कैसे केशवानंद भारती केस में कैसे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया हमारे संविधान में। ठीक है, ये हमारा एक सिलेबस है। की पॉइंट आप समझ चुके होंगे। ये इतना जब कवर कर लेंगे तो हमारा जो संविधान है उसका फ्रेमवर्क आपको समझ में आ जाएगा, एक फ्रेमवर्क। तो आज जो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं बहुत ही कीवर्ड्स में बताऊँगा आपको, एक माइंड मैप बताते हुए चलेंगे कि भारतीय संविधान में जो पहला टॉपिक है वो है ऐतिहासिक आधार, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भारतीय संविधान का क्या है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखिएगा, जो हमारा संविधान का फंडामेंटल बेसिक है, जो हमारा उसका ऐतिहासिक आधार है, वो स्टार्ट होता है जब भारत में अंग्रेज व्यापार करने आते हैं और धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी से वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी विकसित होते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट हो जाती है 1600 ईस्वी से। 1600 ईस्वी में क्या होता है, एक एलिजाबेथ एक चार्टर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, पूर्व में व्यापार करने का, मतलब भारत में व्यापार करने का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र मिलता है चार्टर के द्वारा 1600 ईस्वी में कि आपको भारत और उस पूर्व के देशों के साथ आपको व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। एलिजाबेथ प्रथम ने दी। फिर ये घटना, जैसे वो व्यापार करते रहे, बहुत सारे और भी इसके साथ फ्रांसीसी, डच और तमाम तरीके के और यूरोपीय शक्ति जुड़ी हुई थी इस टाइम पे। उन सबको पास करते हुए
जो ब्रिटेन वाले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे, वो 1764 तक पहुंचते हैं। 1764 में वो क्या करते हैं, बक्सर का युद्ध जीत लेते हैं। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उनको क्या होता है, 3 स्टेट की 3 बड़ी बड़ी रियासत, बंगाल, उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा और अवध जो एरिया है, बिहार, बंगाल, अवध जो एरिया है, वहाँ के उनको दीवानी राइट मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है, आप देखेंगे अपने मैप में तो इट्स अ वेरी ह्यूज एरिया कि आपको बिहार, बंगाल, ठीक है, और अवध जो एरिया है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, बनारस और उसके वो लखनऊ का एरिया का जो क्षेत्र है, वहाँ के दीवानी राइट, मतलब दीवानी राइट का मतलब होता है राजनीतिक शक्ति के रूप में विकसित हो चुके हैं अब ये। इनको यहाँ पर न्याय करने का अधिकार मिल गए, इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिल गए, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार मिल जाते हैं 1765 में, जब इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। उसके बाद एक बदलाव आता है 1858 के बाद। 1858 में क्राउन की उद्घोषणा होती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और क्राउन का शासन मतलब रानी का शासन स्टार्ट होता है। और फिर 1934 में एमएन रॉय, एक वामपंथी नेता, जिन्होंने पहली बार संविधान सभा के बारे में जिक्र किया था 1934 में, और इसी में फिर संविधान की मांग की थी इन्होंने। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। फिर जब संविधान बन के तैयार होता है, वो होता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन जाता है और ये लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। यहाँ तक की कहानी को हमें समझना है। यहाँ तक की कहानी को आपको समझना है तो अब देखिएगा, मैंने इसको 2 भागों में बांटा है कि 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उससे पहले के कौन कौन से प्रोविजंस हैं संविधान के ऐतिहासिक आधार के लिए, और उसके बाद में क्या क्या होते हैं। तो इसके लिए ग्रुपिंग है, एक तरीके से मैंने ग्रुपिंग की है, तो 1 2 3 4 करके ऐसे नंबर डाले हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको संशोधित करने के लिए एक एक्ट आया, इसको संशोधन एक्ट 1781 का आ गया, इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। उसके बाद एक एक्ट आया जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ और कमियां थी, उनको खामियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पिट्स उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के नाम पर, तो इनको एक ग्रुपिंग करें, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें सुधार हुए हैं दोनों एक्ट, मतलब उनके अंदर ही कुछ बदलाव किए, तो ये 2 एक्ट बने। फिर आप देखेंगे 1773 से 20 साल बाद 1793 में कुछ बदलाव होता है। यहाँ से जो कंपनी को अनिश्चितकालीन के लिए जो एक अधिकार पत्र मिला होता है व्यापार करने का, यहाँ से रोक लगना स्टार्ट होगी। ये चार्टर एक्ट ये बताता है कि अब आपको अगले 20 सालों के लिए व्यापार करने का अधिकार है भारत में, और कंट्रोल बढ़ेगा यहाँ से। 1813 में ये कंट्रोल और बढ़ता है, और यहाँ से क्या होता है, केवल चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, ठीक है, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया जाता है। 1833 में पूर्णतः जो व्यापारिक एकाधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनसे छीन लिए जाते हैं। अब वो पूर्णतः क्या बन जाती है, एक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई के रूप में भारत में काम करती है 1833 में। और यहीं पे बदलाव और होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो यहाँ पर 1833 में क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। केंद्रीयकृत, कठोर केंद्रीयकृत प्रशासन की यहाँ से स्टार्टिंग होती है। 1853 में और ज़्यादा बदलाव होते हैं। बदलाव ये होते हैं कि यहाँ से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके अलावा भी कानून बनाने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल या सेंट्रल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
भारतीय विधायक परिषद, भारतीय विधायिका परिषद जो, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण 1853 में होता है और बहुत सारे बदलाव। तो आप देखेंगे मैंने एक नंबर दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, संशोधन एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, एक हो गया। उसके बाद 1793 पढ़िए, 1813 पढ़िए, 1833 पढ़िए और 1853 पढ़िए। इनमें कुछ सुधार होंगे, 1773 में आएंगे और सुधार होते होते 1853 तक जाएगा। 1857 के बाद चीज़ें बदलती हैं। अब यहाँ से कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा और ब्रिटिश रूल मतलब रानी का शासन स्टार्ट होता है। इसे क्राउन गवर्नेंस कह सकते हो। इस एक्ट में यही बताया जाता है कि अब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से पूर्णतः ख़त्म कर दिया है, उसका कोई रोल नहीं है। पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार और वहाँ की रानी जो एलिजाबेथ सेकेंड, एलिजाबेथ प्रथम जो भी हैं, वो अब आपको भारत पे शासन करेंगी। फिर उसके बाद जो 1853 में एक हमने बताया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, उसी के आधार पर वो जो काउंसिल है उस काउंसिल के अंदर बार बार अब बदलाव होंगे। तो 1861 का काउंसिल एक्ट आएगा, भारतीय काउंसिल एक्ट, ठीक है। 1892 भारतीय काउंसिल एक्ट और 1909 भारतीय काउंसिल एक्ट। तो 1, 2, 3 आप जब पढ़ेंगे एक क्रम में तो ये 4 नंबर हो गया। इस प्रकार से ऐसे ही आप देखेंगे 2 एक्ट और हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक साथ आप पढ़ेंगे इन दोनों को कि 1919 में क्या आया, उसमें क्या बदलाव हो गए, 1935 तक गए, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद के 2 एक्ट हैं, ठीक है। बहुत ही सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ना होगा तो याद रहेंगी चीज़ें और मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट एक्ट है वो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हुए चलेंगे। जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि रेगुलेटिंग एक्ट, संशोधन एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। हुआ क्या था कि 1769 में अंग्रेज मैसूर के शासक हैदर अली से हारते हैं। 1770 में बंगाल में महाअकाल पड़ता है, ठीक है। ये 2 बड़ी घटनाएं थीं जिसके कारण अंग्रेज़ों को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे। साथ ही साथ उन इकोनॉमिक्स लॉसेस को पूर्ण करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि जो उनके कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको भारत में व्यापार और उपहार लेने के लिए फ्रीडम दे दी गई। इसका दुष्परिणाम ये हुआ या बैड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने रॉबरी स्टार्ट कर दी, उन्होंने रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया और निजी व्यापार में ज़्यादा हिस्सेदारी लेने लगे, जिससे कि कंपनी को और नुकसान हुआ। तो इस चीज़ के लिए कंपनी ने क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके पास जाती है कि प्लीज़ हेल्प मी और हमें इस इकोनॉमिक्स लॉसेस से, इस क्राइसिस से हमें बाहर निकालो। तो ये ब्रिटिश सरकार पहले से इस मौके की तलाश में बैठी हुई थी। उनको जब ये मौका मिला तो उन्होंने कंपनी के नियम, कंपनी के काम को रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, नियमित करना, कंट्रोल करना, ठीक है, करने के लिए उन्होंने ये संधि कर ली, एक तरीके से समझौता कर लिया कि हाँ हम आपकी हेल्प करेंगे बट हम आपके लिए कुछ नियम कायदे बनाएंगे। उन नियम कायदों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ से कंपनी की एक्टिविटीज़, भारत में जो एक्टिविटीज़ थी उनको रेगुलेट, उनको कंट्रोल करना स्टार्ट किया ब्रिटिश सरकार ने। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कार्य किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे फंक्शन कर रही थी भारत में, उन्होंने क्या किया था, प्रांतीय लेवल पर 3 गवर्नर नियुक्त किए हुए थे, बड़े बड़े 3 बड़े गवर्नर, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। तीनों इंडिपेंडेंट होकर अपने कार्य करते थे, अपने सारी चीज़ें सॉल्व करते थे, चाहे वो प्रशासनिक चीज़ें हों, चाहे वो व्यापारिक चीज़ें हों, ठीक है। और ये सब रिपोर्ट किसको करते थे, 1 by 1 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो शेयर होल्डर्स
24 लोगों की एक कमेटी चुनते थे। शेयर होल्डर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो 24 लोगों का एक काउंसिल बनाते थे, इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। ठीक है, उनके द्वारा भी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते थे। वो उनको अभी रिपोर्ट कर रहे थे। पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया तो उन्होंने सबसे पहले काम किया, जो बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, आज का बंगाल नहीं है क्योंकि उसमें बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, बंगाल का हिस्सा था। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और उसके नीचे 2 सबॉर्डिनेट बना दिए, मद्रास के गवर्नर को और बॉम्बे के गवर्नर को। दोनों रिपोर्ट करेंगे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। पहला यहीं से स्टार्ट होती है केंद्रीयकृत प्रशासन की, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग इस एक्ट से होती है। ठीक है, जो हमें एक्ट ये बताता है। पहले जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, बहुत बारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके अलावा इन्होंने क्या बदलाव किया? इन्होंने एक जो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि निजी व्यापार में लग गए थे कर्मचारी कंपनी के या रिश्वत लेने लगे थे। सबसे पहले उस चीज़ को प्रोहिबिटेड किया, प्रतिबंधित किया कि ऐसा कोई करते हुए पाया जाएगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या की, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और उसमें एक मुख्य जज, इनका नाम था सर एलियाज इम्पे, और 3 और जज थे, उनका नाम था हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स। ओके, याद रहेंगे आपको। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया? इसमें इन्होंने एक और कार्य किया। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि जो रेवेन्यू से संबंधित थे, नागरिक से संबंधित, सैन्य संबंधित जो चीज़ें थीं, वो उनकी जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी। यहाँ से क्या करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये जानकारी देगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब अपने पास नहीं जानकारी रखेगा, सैन्य, रेवेन्यू एंड सिविल, इस सारी चीज़ों की जानकारी अब किसको देंगे? ब्रिटिश सरकार को इसकी जानकारी देंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने इस तरीके से कंपनी के कार्यों को नियमित और कंट्रोल करना स्टार्ट किया, रेगुलेट और कंट्रोल करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जब मैंने बात की थी आपसे कि ये जो एक्ट है 1781 संशोधन एक्ट, ये भी इसमें मॉडिफिकेशन होगा। कोई भी चीज़ बनती है भाई तो वो पहली बार में परफेक्ट तो नहीं बन सकती है ना, उसमें कुछ बदलाव होंगे समय के साथ। हम कोई कानून बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं आज की डेट में भी, तो जब वो चीज़ें उसमें बेटर नहीं होती हैं तो उनको अगले अमेंड किया जाता है बेटर बनाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था, एक और चीज़ बता दूं, रेगुलेटिंग एक्ट में एक और हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनी थी, उसके साथ एक 4 सदस्यीय एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल परिषद का गठन भी हुआ था, 4 सदस्य थे इसमें। तो एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था प्लस 4 सदस्य, ये 5 लोग मिलकर किसी भी कानून, किसी भी बात को पर निर्णय लेते थे। नया कानून बनाने का निर्णय यही लेते थे। 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, संशोधन एक्ट है, ये क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि यहाँ देखो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब कोई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, बना तो दिया और उन्हें न्याय करने का काम भी दे दिया, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये आग्रह किया और ये शिकायत दर्ज की कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार क्लियर नहीं है। वो किन किन के मामलों को देख सकते हैं, कौन कौन उनके जुरिडिक्शन के अंदर आएंगे या उनके क्षेत्राधिकार के अंदर आएंगे, ये बात की मांग उठी। तो इस एक्ट के द्वारा ये क्लियर किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं और उनकी 4 सदस्यीय टीम है या उनके कर्मचारी हैं या गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनके मामले सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। ठीक है, दे आर फ्री फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, उनकी एक्टिविटीज़ सुप्रीम कोर्ट मेजर नहीं करेगी। उसके अलावा रेवेन्यू संबंधित, सैन्य संबंधित जो मामले होंगे उनकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी।
सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जो कलकत्ता के निवासी हैं, सभी निवासी हैं, चाहे हिंदू हैं तो हिंदू कानूनों के तहत उनका निर्णय होगा, उनका फैसला होगा, जो मुसलमान हैं उनका मुसलमान कानूनों के तहत उनका फैसला होगा। साथ ही साथ इसमें एक और प्रोविज़न किया गया, वो और महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि जो प्रांतीय न्यायालय थे या परिषद होती थी, ये अपनी अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर सकती थी। इनको अपील अगर करनी है तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें करेंगे ये, ठीक है। और गवर्नर जनरल की काउंसिल को ये पावर दे दी गई कि वो प्रांतीय न्यायालय के लिए, उनकी परिषद के लिए रूल्स और रेगुलेशन भी वही बनाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई बॉडी, ठीक है। एक तरीके से और ज़्यादा शिकंजा कस दिया गया जो प्रांतीय सरकारें थीं या प्रांतीय बॉडी थी, गवर्नर्स थे उनके ऊपर, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या संशोधन होगा, क्या बदलाव आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट में बदलाव, सबसे पहला बदलाव जो आता है, हमने यहाँ पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 सदस्यीय टीम थी। तो उसमें प्रॉब्लम ये आई बच्चों कि 4 सदस्य थे और गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल अपना एक वोट किया और अगर उनमें से 3 ने भी वोट किसी भी मत पर भिन्न कर दिया तो गवर्नर जनरल की वैल्यू नील हो जाएगी, उसकी पावर कम होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर की संख्या को कम किया गया, 4 से 3 कर दिया गया, पहली चीज़। तो मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और मजबूत बनाना था, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, द्वैध शासन स्टार्ट करें। कैसे किया? जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अकेले किया जा रहा था, जो चाहे प्रशासनिक काम हो चाहे व्यापारिक काम हो, तो प्रशासनिक काम को करने के लिए इन्होंने एक नई बॉडी बनाई, राजनीतिक काम को करने के लिए इन्होंने एक नई बॉडी बनाई। उस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य देखेंगे भारत में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो भारत में व्यापारिक कार्य देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC जो है उसका गठन करेंगी ब्रिटिश सरकार।